नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम राज की बात करते हैं। असल में इस देश में अगर कोई राज चल रहा है तो कॉरपोरेट राज चल रहा है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने लोन लेते हैं, लोन चुकाते भी नहीं और उनका लोन माफ भी हो जाता है, जबकि आम मिडिल क्लास को ये सुविधाएं नहीं मिलती हैं। जैसे आप टाइम्स ऑफ इंडिया की रीवा जकारिया की यह रिपोर्ट देखिए। खबर कहती है कि सी शिवाशंकरन सेशल्स में रतन टाटा का महल खरीदने की होड़ में हैं। 55 करोड़ रुपए में खरीदने की फिराक में है। यह आदमी सेशल्स की नागरिकता ले चुका है। जो आदमी दिवालिया हो चुका है वो 55 करोड़ का महल खरीदने जाए तो सवाल उठना चाहिए। जब आप जून 2021 की बिजनेस स्टैंडर्ड की यह खबर देखेंगे और दोनों को मिलाएंगे तो तस्वीर और साफ होगी। शिवा शंकरन की शिवा इंडस्ट्री ने 4,863 करोड़ के लोन का डिफॉल्ट किया, यानी चुकाया नहीं, तो LIC, SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक सबने मात्र 318 करोड़ लेकर 4,000 करोड़ से अधिक का लोन माफ कर दिया। आपको ऐसी सुविधा कभी नहीं मिलेगी और ऐसी खबरें भी आप तक नहीं पहुंचेंगी। बड़े कॉरपोरेट का लोन माफ किया जाता है, आम मिडिल क्लास लोन ना चुकाए 2 महीने की देरी कर दे तो उसका घर नीलाम हो जाता है। सवाल है कि 57 लाख करोड़ रुपए जनता की पूंजी जिस LIC के पास है वो चलती कैसे है, किस कंपनी में कितना पैसा लगाना है, वहां हिस्सेदार बनकर किस आधार पर उस कंपनी के फैसलों का साथ देना है, हम और आप इन बातों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया और मिंट की रिपोर्ट झटका देती है कि LIC अगर ऐसे चलती है तब तो कई कंपनियां सरकार की गोद में बैठकर जनता का पैसा ही हड़प सकती होंगी और सरकार के पैसे से देश में 2-3 कंपनियों के नेटवर्क को ही पैसा मिलता रहेगा। बाकी कॉरपोरेट चुप्पी का बहाना करते रहेंगे। क्या LIC के फंड का इस्तेमाल भारत के 2-3 औद्योगिक घराने को बचाने और फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, या सरकार से संबंध बनाकर कॉरपोरेट LIC के फंड पर कब्जा कर रहे हैं, उसका पैसा अपने हाथ में ले रहे हैं? एक और खबर है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत सरकार के डेटा की क्वालिटी को C ग्रेड में क्यों रख दिया? क्या इससे बदनामी नहीं हो रही? इस पर कोई बात नहीं और हम इसी पर बात करेंगे। 27 नवंबर को एक खबर आई कि फरवरी 2024 में मोदी सरकार ने एक फैसला लिया कि सरकार सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी। इस फैसले से टाटा समूह की 2 कंपनियों को करीब 44,000 करोड़ की सब्सिडी मिली और इस फैसले के 4 हफ्ते बाद टाटा समूह बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा देता है। देश को इस खेल के बारे में पता नहीं चलता कि एक कंपनी को 44,000 करोड़ का फायदा पहुंचाया जा रहा है और वह कंपनी बीजेपी को 758 करोड़ का चंदा दे रही है। पता चलता है नवंबर 2025 में, जब इसकी रिपोर्ट स्क्रोल में छपती है। यह है प्रधानमंत्री मोदी का राम राज मॉडल। इसमें आदर्श, सत्य, ईमानदारी, पारदर्शिता कितनी है, हमने 27 नवंबर के वीडियो में बात की थी, आप जरूर देखिएगा। 28 नवंबर को भी कुछ नहीं बदला, बस एक ऐसी खबर आई जिससे किसी को भी डरना चाहिए। डरना इसलिए चाहिए कि जिस दौर में राम राज की बात दिन रात हो रही है, उसी दौर में जनता अंधेरे में है, उसी दौर में सत्य का नामो निशान नजर नहीं आता। 27 नवंबर के द मिंट में नेहल और वरुण सूद की जो रिपोर्ट छपी है, उसे पढ़ने के बाद आपको राम राज पर प्रधानमंत्री का दिया भाषण सुनना चाहिए और फिर उनसे भी, खुद से भी पूछना चाहिए कि बातें तो ठीक करते हैं, लेकिन कंपनियों को लेकर जो हो रहा है, क्या उसमें सत्यता, पारदर्शिता, निष्पक्षता है, या 1-2 कंपनियों के लिए ही सरकार चल रही है? सरकार के संसाधन, जनता की संपत्ति 2-3 कंपनियों पर ही लुटाई जा रही है। मिंट की यह रिपोर्ट हवा में नहीं बनी होगी। LIC जिन कंपनियों में हिस्सेदार है वो उन कंपनियों के मामले में किस तरह से मतदान करती है, उसकी प्राथमिकताओं, पैमानों का अध्ययन किया गया है। 9,000 फैसलों का अध्ययन है। वित्त वर्ष 2023 से 9,000 प्रस्तावों में LIC ने किस तरह से भागीदारी की है, इसका विवरण है। 92% प्रस्तावों के पक्ष में LIC ने वोट किया, 6% वोटिंग में गैर हाजिर रही, 2% मामलों को रिजेक्ट कर दिया। यह मामला क्या है, आगे वीडियो में आप समझेंगे।
इस रिपोर्ट के अनुसार जब भी रिलायंस और अदानी समूह का प्रस्ताव आया तब एलआईसी ने उसका विरोध नहीं किया या पक्ष में वोट दिया, लेकिन जब दूसरी कंपनियों से वैसे ही प्रस्ताव शेयर धारक के सामने पेश किए गए तब एलआईसी विरोध करती है। मिंट के दोनों रिपोर्टर कहते हैं कि इससे यह सवाल उठता है कि देश की सबसे बड़ी वेल्थ मैनेजर कंपनी यानी जिसके पास 57 लाख करोड़ का फंड है निवेश करने के लिए, अपने निवेश का फैसला किस आधार पर करती है और जहां हिस्सेदार है वहां पर किन पैमानों का पालन करती है। कैसे दो समूह के लिए सिर्फ हां में हां होता है, कभी ना नहीं होता। भारत की किसी और बड़ी कंपनी को इस तरह से एलआईसी का वोट नहीं मिलता। कुछ प्रस्ताव के खिलाफ भी मतदान होता है, लेकिन अदानी अंबानी का हर प्रस्ताव हां का वोट पाता है या उस पर एलआईसी गैर हाजिर रह जाती है। एलआईसी कई कंपनियों में निवेश करती है। उसके पास 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी धारकों का पैसा है। बताया जाता है इसकी राशि 57 लाख करोड़ के आसपास है। यानी यह पैसा आपका है। आप भी किसी कंपनी में निवेश करते हैं, उसका शेयर खरीदते हैं, तो उसके मामलों में जब वोटिंग होती है तो आपको भी ईमेल आता होगा। उसी तरह एलआईसी भी हिस्सेदार के तौर पर वोटिंग करती है। अब सवाल यह उठाया गया कि सबसे बड़ी हिस्सेदार के रूप में क्या एलआईसी को नहीं देखना चाहिए कि कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानदंडों का पालन हो रहा है या नहीं। अदानी समूह और रिलायंस समूह की कंपनियों में ऐसा क्या है कि जब भी इनकी तरफ से प्रस्ताव आता है एलआईसी पक्ष में वोट करती है और बजाज फाइनेंस से लेकर टीवीएस मोटर के प्रस्तावों का विरोध करती है या मतदान से गैर हाजिर हो जाती है। मिंट के दोनों रिपोर्टर नेहल और वरुण ने वोटिंग करते समय एलआईसी के फैसले में काफी गड़बड़ियां नोट की हैं, अनियमितताएं पाई हैं। लगता नहीं कि इतने बड़े निवेशक के पास किसी कंपनी के मामले में मतदान करने के लिए कोई पैमाना भी है। यह कैसे हो सकता है कि 14 तिमाही से यानी 1 अप्रैल 2022 से रिलायंस और अदानी के किसी प्रस्ताव का विरोध ही नहीं किया गया। मिंट ने पाया है कि आरआईएल और जियो फाइनेंशियल सर्विस में पब्लिक सेक्टर की तरफ से सबसे ज्यादा पैसा एलआईसी का लगा है। वह सबसे बड़ी हिस्सेदार है। आरआईएल में एलआईसी का करीब 1,47,000 करोड़ रुपया लगा है। इन दो कंपनियों की तरफ से 63 बार प्रस्ताव आए, एलआईसी ने मंजूरी दे दी। अदानी समूह की कंपनियों की तरफ से 368 प्रस्ताव आए, जिनमें से 351 प्रस्तावों पर एलआईसी ने हां कहा। बाकी 17 प्रस्तावों के मामले में एलआईसी ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन एक भी प्रस्ताव के खिलाफ वोट नहीं किया। जबकि दूसरी कंपनियों के इसी तरह के मिलते जुलते प्रस्तावों का एलआईसी ने विरोध किया। अगस्त 2023 में आरआईएल के प्रबंध निदेशक और कंपनी के चेयरपर्सन के रूप में मुकेश अंबानी की फिर से नियुक्ति का प्रस्ताव शेयर धारकों के पास आया, तब एलआईसी ने पक्ष में वोट किया, मगर टीवीएस मोटर कंपनी के चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन की चेयरपर्सन और प्रबंध निदेशक के पद पर फिर से नियुक्ति के प्रस्ताव पर वोट नहीं किया और विरोध भी नहीं किया। अदानी समूह के मामले में भी एलआईसी ने यही किया। पिछले साल जून में अदानी एंटरप्राइजेज ने गौतम अदानी के भाई राजेश अदानी और प्रणव अदानी की फिर से नियुक्ति पर मंजूरी मांगी। राजेश अदानी को मैनेजिंग डायरेक्टर और प्रणव अदानी को ग्रुप चेयरमैन के रूप में फिर से नियुक्ति का प्रस्ताव था। दोनों ही बार एलआईसी ने मतदान नहीं किया, गैर हाजिर हो गई। जब इसी तरह का प्रस्ताव कोरोमंडल इंटरनेशनल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड का आया तो एलआईसी ने उसके खिलाफ वोट किया। यह सब कॉरपोरेट के कानून है ताकि आप जिस कंपनी में पैसा लगाते हैं वह कंपनी कैसे चल रही है, उसका निदेशक कौन है, प्रबंध निदेशक कौन है, वकील कौन है, बोर्ड का सदस्य कौन है, इन सब फैसलों में आपकी भी बतौर शेयर धारक मंजूरी मांगी जाती है। इसीलिए शेयर धारकों को वोट करना पड़ता है। मिंट ने अपनी रिपोर्ट से यह सवाल उठाया है कि एलआईसी एक ही तरह के मामले में रिलायंस और अदानी के प्रस्तावों के पक्ष में वोट करती है, विरोध नहीं करती, लेकिन उसी तरह के मामले में बजाज फाइनेंस और कोरोमंडल इंटरनेशनल के मामले में विरोध कर देती है। तो उसका पैमाना क्या है? क्या एलआईसी कुछ कंपनियों को ज्यादा फेवर कर रही है? सेबी कहती है कि टॉप 500 कंपनियों में चेयरपर्सन और एमडी दोनों अलग अलग होना चाहिए। सेबी ने इसे अनिवार्य नहीं बनाया, मगर सेबी यह मानती है तो एलआईसी कैसे एक ही व्यक्ति को चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने के लिए पक्ष में वोट करती है? क्या उसे विरोध नहीं करना चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
बात राम राज के आदर्शों की करते हैं, सत्य की करते हैं, लेकिन सत्य का हाल उनके राज में कैसा है? मिंट के रिपोर्टर ने रिलायंस समूह और अदानी समूह से जवाब मांगा, जवाब नहीं मिला। 24 नवंबर को मेल किया गया, आया नहीं। एलआईसी को 20 नवंबर को मेल किया गया, मगर जवाब नहीं मिला। आखिर राम राज में यकीन रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में सत्य की ऐसी हालत क्यों है? सत्य पर इतना पर्दा क्यों है? जवाब क्यों नहीं मिलता? मीडिया में चुप्पी साधकर क्या राम राज लाया जा सकता है? क्या सत्य को छिपाकर राम राज लाया जा सकता है? क्या झूठ बोलकर राम राज लाया जा सकता है? एलआईसी को लेकर हाल ही में वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट आई थी, प्रांशु वर्मा, रवि नायर की। इस रिपोर्ट पर भारतीय मीडिया चुप्पी साध गया। बड़े बड़े अखबारों ने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की। न्यूज लॉन्ड्री ने तब अपनी रिपोर्ट में बताया था कैसे देश का सारा मीडिया इस एक रिपोर्ट को लेकर चुप्पी साध गया, जबकि इसमें भी एलआईसी की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार इस साल गर्मी के महीनों में गौतम अडानी के कारोबार पर कर्जे का बोझ बढ़ने लगा। बिलों की ड्यू डेट पास आ रही थी और अमेरिका में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले के कारण अमेरिकी और यूरोपीय बैंक उन्हें लोन देने से हिचक रहे थे। उस समय मई के महीने में भारत सरकार के अधिकारियों ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसके तहत एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में 34,508 करोड़ का निवेश किया। यह सब वॉशिंगटन पोस्ट से बता रहा हूं। जिस महीने अडानी पोर्ट्स को कर्जे की भरपाई के लिए बॉन्ड इशू में $585 मिलियन की जरूरत थी, उसी महीने इस योजना को शक्ल दी गई। 30 मई को अडानी समूह घोषणा करता है पूरे बॉन्ड को एक अकेले निवेशक ने फाइनेंस कर दिया है। निवेशक का नाम एलआईसी है। वॉशिंगटन पोस्ट के रवि नायर, प्रांशु वर्मा ने इस रिपोर्ट के लिए एलआईसी और वित्तीय सेवा विभाग के आंतरिक दस्तावेजों की महीनों तक जांच की, अध्ययन किया। कई मौजूदा और पूर्व अधिकारियों के बयान इस रिपोर्ट में प्रकाशित हैं और बैंकिंग से जुड़े लोगों के बयान भी, लेकिन किसी ने अपना नाम उजागर करने की अनुमति नहीं दी। अब अगर भारत में राम राज्य होता, जिस राम राज्य की बात प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या में कर रहे थे, तो इन अधिकारियों को नाम छिपाने की क्या जरूरत थी? सत्य बोलने का मनोबल प्रभु राम हमेशा ही बढ़ाते, लेकिन यहाँ तो इतना भय है कि कोई नाम के साथ बोल नहीं पाता। ये धर्म ध्वज प्रभु राम के आदर्शों और सिद्धांतों का उद्घोष करेगा। ये धर्म ध्वज आह्वान करेगा, सत्यमेव जयते नानृतम, यानी जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। तो क्या सत्य की जीत होती हुई दिख रही है? आखिर प्रधानमंत्री कब प्रण करेंगे? कब तक देशवासियों से प्रण करने का आह्वान करते रहेंगे? कब कॉरपोरेट से प्रण करवाएंगे कि आप लोग इस तरह के सवालों का जवाब दीजिए? और कब खुद अडानी मामले में आई रिपोर्ट में उठे सवालों का जवाब इस तरह से देंगे कि लगे कि सत्य से वास्ता है, उसमें पारदर्शिता है? वॉशिंगटन पोस्ट ने भी एलआईसी, वित्तीय सेवा विभाग, मोदी सरकार से जवाब मांगा, नहीं मिला। जब रिपोर्ट छप गई उसके बाद 28 अक्टूबर को एलआईसी ने जवाब दिया, मगर उस पर किसी का दस्तखत नहीं था। क्या यह जवाब होता है? एलआईसी की तरफ से अगर जवाब जा रहा है, उसके निदेशक, चेयरमैन, किसी कार्यकारी निदेशक का दस्तखत और नाम क्यों नहीं था? इस तरह से जवाब दिया जाएगा और भाषण दिया जा रहा है, सत्य की विजय होती है। एलआईसी ने अपने जवाब में लिखा कि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में जिन दस्तावेजों का विवरण दिया गया है, उन्हें एलआईसी ने जारी नहीं किया, ना ही एलआईसी द्वारा यह कागज प्राप्त किए गए हैं। एलआईसी ने इस बात का भी खंडन किया कि सरकार द्वारा उससे अडानी समूह की किसी इकाई में किसी प्रकार का निवेश करवाया गया है। एलआईसी ने इस बात को दोहराया कि सभी निवेश निष्ठा और देखरेख के बाद किए गए, इसलिए रिपोर्ट में किए गए दावे गलत, बेबुनियाद और सच्चाई से दूर है। एलआईसी द्वारा ऐसा कोई प्लान कभी नहीं बनाया गया, ना ही ऐसा कोई दस्तावेज एलआईसी ने तैयार किया जिसके आधार पर एलआईसी के फंड्स का अडानी ग्रुप में निवेश किया गया। एलआईसी के संबंधित फैसले एलआईसी द्वारा स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर अडानी समूह का जवाब आया था। समूह ने वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किए गए दावों का खंडन किया और कहा कि एलआईसी कई कॉरपोरेट समूहों में निवेश करती है। यह कहना कि इसमें अडानी को कोई विशेष लाभ मिलता है, गलत है। एलआईसी को निवेश करने के कारण अच्छे रिटर्न भी मिलते हैं, लेकिन मिंट की रिपोर्ट से फिर से एलआईसी की गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। एलआईसी हजारों करोड़ का निवेश करती है, एक सवाल।
दूसरा सवाल कि कंपनियों के प्रस्तावों का, खासकर रिलायंस और अदानी समूह के प्रस्तावों का एलआईसी विरोध नहीं करती है। क्या कोई संबंध है, कोई वजह है? बात यहां एलआईसी की हो रही है। मिंट की रिपोर्ट में भी और वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में भी क्या एलआईसी इन कंपनियों में निवेश और इनके मामलों में मतदान को लेकर पारदर्शिता बरत रही है, किसी पैमाने को फॉलो कर रही है? अब आइए द हिंदू की रिपोर्ट पर आईएमएफ तक सवाल कर रहा है भारत सरकार से कि जीडीपी को लेकर सरकार जो आंकड़े देती है उनकी सत्यता को पकड़ना आसान नहीं, संदिग्ध है। उन आंकड़ों में बहुत गड़बड़ियां हैं। आईएमएफ ने भारत को सी ग्रेड दिया है। अब अगर जीडीपी का भी डेटा सही नहीं तो फिर क्या सही है, क्या सच है? क्या हर स्तर पर झूठ ही बोला जा रहा है? आपके अंदर झूठ के सहारे हवा भरी जा रही है कि जीडीपी इतनी हो गई, उतनी हो गई। पिछले साल भी आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया, इस साल भी लगातार सी ग्रेड मिलना कोई सफलता की बात नहीं। ए बी सी डी ग्रेड में सी मिला है। भारत में 90% से अधिक असंगठित क्षेत्र की कंपनियां हैं। इनका कोई हिसाब किताब नहीं। इनकी गिनती जीडीपी में संगठित क्षेत्र की कुछ हजार कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर कर ली जाती है, अनुमान, प्रोजेक्शन के आधार पर। अगर इन असंगठित क्षेत्र की छोटी छोटी कंपनियों का डेटा होगा तब जीडीपी का आंकड़ा वैसा नहीं आएगा जैसा सरकार दावा करती है। छोटे उद्योग धंधों की हालत बहुत खराब है। उनकी स्थिति जीडीपी में नहीं झलक पाती। देश की क्या हालत है, किस तरह से चल रहा है, किन लोगों के फायदे के लिए चल रहा है, आज के भारत में आप कुछ भी नहीं जानते। गनीमत है कि इस तरह की रिपोर्ट कभी वॉशिंगटन पोस्ट, कभी मिंट या कभी हिंदू में छप जाती है। हिंदी के अखबार आपको टहलाते रहते हैं। धर्म और जाति का विश्लेषण भरा रहता है। राष्ट्रवाद की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हिंदी के अखबारों में ऐसी एक रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। आज हिंदी के अखबारों का काम खबरों को गायब करना हो गया है। खबरों का पीछा करना नहीं, पता लगाना नहीं, बल्कि उन पर पर्दा डालना हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।